दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब नंदीग्राम गई थी तो उन्होंने घोषणा की कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उसके जवाब में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, जो थोड़े दिन पहले ही तृणमूल से बीजेपी में आए हैं और जो नंदीग्राम से विधायक रहे हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो ममता का मुकाबला करेंगे और ममता को अगर 50,000 वोटों से उन्होंने नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे। तो एक तरह से एक हाई वोल्टेज कैंपेन, हाई वोल्टेज ड्रामा या हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इससे बीजेपी की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जो घोषणा की है उससे एक तरह से कुल मिलाकर ये जो मुकाबला होगा वो सारे जो आई बॉल्स होंगे, जो सारा नैरेटिव होगा, और अगर ऐसा मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी एक तरह से अपने को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने को खुद से खुद सेल्फ पोजीशन कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक सी वोटर का ओपिनियन पोल भी आया है, वो क्या कहता है और किस तरह से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई है, या फिर उसको कह सकते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया है, या फिर जो अलग अलग प्यादे हैं वो चले जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर जो मोहरे हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, बीजेपी और ख़ास करके बीजेपी का जो हाई स्टेक एक तरह से वॉर है अमित शाह के लिए, वो किस तरह से शेप अप ले रहा है और किस तरह से मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार अपनी अपनी चालें, अपनी अपनी गोटियां चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि जो अभी लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है उसमें ये बताया गया, सी वोटर का ओपिनियन पोल था एबीपी न्यूज़ के साथ में, और उसने ये कहा कि बीजेपी करीब 100-112 सीट के आसपास बढ़ सकती है, यानी कि एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है जो बीजेपी यानी कि विधानसभा में 3 सीटों से अगर 112 सीट पर पहुंच रही है और 37% वोट शेयर के साथ, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पश्चिम बंगाल में कैंपेन नहीं शुरू किया है। हालांकि इस ओपिनियन पोल में ये कहा गया कि टीएमसी चुनाव जीत जाएगी 162-160 सीटों के साथ में, लेकिन पहले के मुकाबले टीएमसी की सीटें काफ़ी कम हो रही है, बीजेपी की सीटें काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो बीजेपी के लिए एक ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर विधानसभा में इस लेवल पे जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने 18 सीटें जीती, बीजेपी किस तरह से 17% वोट शेयर से 40-42% वोट शेयर पे पहुंच गई, और विधानसभा में अगर 37% वोट शेयर पा रही है, वो भी जनवरी महीने के अंत में, तो अभी चुनाव की सरगर्मियां और चुनावी बैटलफील्ड जो अभी सजा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कैंपेन में पहुंचे नहीं है। तो बीजेपी एक तरह से, जो बीजेपी का कहना है, बीजेपी लीडर का अनुमान है कि बीजेपी इस गेम को जीत सकती है, ममता बनर्जी के किले को धराशायी कर सकती है, और 6% का जो वोट शेयर है उसको ब्रिज करना बहुत आसान होगा। लेकिन बीजेपी की इस समय मुश्किल सिर्फ यही नहीं है कि किस तरह से वहाँ पे ममता को धराशायी किया जाए, बल्कि जो एस्पिरेशनल फाइट है, यानी कि बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता उनके पास आती जा रही है और ममता बनर्जी को वो हरा सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है, यानी कि मुख्यमंत्री पद, उस पे कौन कब्जा करेगा या किसके नाम को मंजूरी मिलेगी, और क्या ये प्री पोल से पहले यानी कि चुनाव से पहले उसकी घोषणा कर दी जाए, जैसे कि बहुत सारे स्टेट में बीजेपी ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ा है, घोषणा करके चुनाव लड़ा है। तो इसलिए उसकी एक तरह से शुरुआत हो गई, और शुरुआत इस रूप में हुई है कि वहाँ पे जो कुल मिलाकर बीजेपी का एक तरह से 2 फैक्शन है पश्चिम बंगाल में। पहला जो फैक्शन है वो दिलीप घोष का। दिलीप घोष आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और 20 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, घर छोड़ दिया था, और तब से वो आरएसएस के साथ में काम करते रहे। 2014 में जब उनकी बीजेपी में एंट्री हुई और 2015 में जब उन्हें बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया, तब से उन्होंने बीजेपी ग्रोथ के लिए काफ़ी काम किया, और बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं कि जो फुटप्रिंट है हर इलाकों में बढ़ा, चाहे वो जंगल महल का इलाका हो या पुरुलिया बांकुरा का इलाका हो, हर इलाकों में बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ा। और लोकसभा में 2014 के लोकसभा में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 तक आते आते बीजेपी ने 18 सीटें जीती, पंचायत के पोल में अच्छा प्रदर्शन किया, और बीजेपी का वोट परसेंट जो था, वोट शेयर जो था, वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई।
तो एक तरह से नेचुरल जो कंटेंडर हैं वो दिलीप घोष बनते हैं, क्योंकि आरएसएस से उनका लिंक रहा है। उन्होंने बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी बड़ी मदद की है, और किस तरह से उन्होंने बीजेपी का फुटप्रिंट यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को पीछे पछाड़कर बीजेपी वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और पहले नंबर पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन उनकी राह में जो रोड़े हैं वो हैं मुकुल राय। मुकुल राय एक तरह से जब उनकी बीजेपी में एंट्री हुई, और चूंकि तृणमूल का एक बड़ा कैडर मुकुल राय ने तोड़ा, और 2019 के लोकसभा के वो इंचार्ज थे, और उस लोकसभा में जो बीजेपी की जो सक्सेस रेट है या सक्सेस की कहानी है उसमें मुकुल राय का एक बड़ा योगदान था। उनके ढेर सारे लाए हुए जो कैंडिडेट थे तृणमूल से, उन्होंने सफलता हासिल की और ढेर सारे कैंडिडेट लोकसभा के सांसद बने। तो मुकुल राय एक तरह से उनके अपोनेंट हैं और एक तरह से उनके चैलेंजर हैं। मुकुल राय के पक्ष में जो बातें जाती है कि वो पश्चिम बंगाल की नब्ज जानते हैं, वो तृणमूल में रहते हुए तृणमूल की जो वर्किंग स्टाइल है उसको जानते हैं। हर जिले हर कस्बे पर जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं उनको वो अच्छी तरह से पहचानते हैं और तृणमूल की कमियां भी जानते हैं। चूँकि मुकुल राय एक ज़माने में ममता बनर्जी के बहुत बेहद खास हुआ करते थे, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे, केंद्र में मंत्री थे, बाद में वो ममता की नज़र से उतर गए और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। तो मुकुल राय कहीं ना कहीं एक उनके चैलेंजर हैं, और मुकुल राय के साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं। कैलाश विजयवर्गीय को लगता है कि मुकुल राय चूँकि एक इस पूरी बीजेपी की जर्नी में बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए हैं, इसलिए मुकुल राय को साथ में रखना जरूरी है। इसलिए मुकुल राय को उन्होंने एक बार चाणक्य भी कहा था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के वो चाणक्य हैं। लेकिन जो तीसरे कंटेंडर की एंट्री हुई है शुभेंदु अधिकारी की, शुभेंदु अधिकारी बहुत कम समय में बीजेपी के ग्राफ में काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। खुद अमित शाह उन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए पश्चिम बंगाल गए, जबकि ज़्यादातर जो दूसरी पार्टी से नेता आते हैं उनकी दिल्ली में ज्वाइनिंग होती है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की ज्वाइनिंग पश्चिम बंगाल में हुई। और इस समय वो केंद्र की नज़र में, केंद्र की आंखों में एक तरह से वो केंद्र के सितारे हैं। और चूंकि उनका मेदिनीपुर जो इलाका है वहाँ पे अच्छा खासा होल्ड है और जो 30 से 40 सीटों को अफेक्ट करता है, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे जो ममता बनर्जी की सत्ता से बेदखल करने का जो गेम है उसमें वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो दिलीप घोष के तीसरे जो चैलेंजर हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से बीजेपी की जो हायरार्की है उसमें ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक कहानी ये भी है कि पिछले रविवार को एक बैठक हुई जिसमें कि थोड़े दिन पहले बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और जो सांसद हैं, उन्होंने एक रैली में दिलीप घोष का नाम लेते हुए कहा कि दिलीप घोष एक ग्रासरूट लेवल के नेता हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक्सपैंड करने में उनका बड़ा योगदान रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और वो ही मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद से बीजेपी की जो पूरी पश्चिम बंगाल की यूनिट थी उसमें काफ़ी खलबली मची और कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सौमित्र खान, उनको बुलाकर ड्रेसिंग डाउन किया, उन्हें डांटा फटकारा और वो भी 30-32 लोगों के सामने, जो बीजेपी की इंटरनल मीटिंग थी। तो ये खास तौर से संदेश सिर्फ सौमित्र खान के लिए नहीं था बल्कि दिलीप घोष के लिए भी था, जो कि एक तरह से उनके सपोर्टर माने जाते हैं दिलीप घोष के। तो उनके लिए भी ये संदेश था कि बीजेपी इस मुकाम पे ये जो इनफाइटिंग है, ये जो चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट की एस्पिरेशन है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है वो पार्टी को सत्ता तक ले जाना है और उसके बाद बीजेपी तय करेगी कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा या नहीं होगा। क्योंकि कई सारे राज्यों में बीजेपी ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं दिया है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था तो बीजेपी ने वहाँ पे किसी भी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया था और बाद में चुनाव के बाद जब जनादेश मिला तो उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनाव किया। महाराष्ट्र का इलेक्शन अगर देख लें, 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी ने किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया था और जनादेश मिलने के बाद नए नेता का चुनाव हुआ और किस तरह से फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो कई सारे स्टेट में बीजेपी ने, जहां पर बीजेपी को लगता है कि लीडर्स के बीच में इनफाइटिंग होगी और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो इसलिए बीजेपी ने वहां पे चेहरा नहीं दिया है। और चूंकि आज कल ज़्यादातर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े जाते हैं, तो इसलिए बीजेपी किसी स्टेट लीडर को प्रोजेक्ट न करके प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है और इसलिए
कि ताकि इनफाइटिंग भी रुक सके और सारे लीडर यूनाइट होकर चुनाव को लड़ सके। तो शायद पश्चिम बंगाल में ये एक्सपेरिमेंट दोहराया जाएगा, लेकिन जो लीडर्स हैं उनके बीच में एक तरह से एस्पिरेशनल फाइट लगातार बढ़ रही है कि किस तरह से उनका नाम घोषित किया जाए या कम से कम उनकी ज़्यादा चले, क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है असेंबली में। जिस कैंप को ज़्यादा सीटें मिलेगी वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो दावेदार हो जाएगा। तो ये सारी फाइट बीजेपी के अंदर चल रही है। लेकिन इस समय जो अमित शाह ने पिछली बैठक में भी कहा था कि इस समय बीजेपी की प्रायोरिटी सत्ता में आना है, मुख्यमंत्री पद का फैसला बाद में हो जाएगा। लेकिन ये बीजेपी के जो स्टेट लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं सेंटर हाईकमान को उन्हें काबू में रखना होगा ताकि खेल कहीं बिगड़ न जाए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।